जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं आपकी वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24, यानी जो 2024 में आपकी बोर्ड परीक्षा होनी है, उस परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा। और वादा करता हूं मैं आप सभी से कि इस मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने दीपावली के पावन पर्व को अच्छे से मना लिया होगा, हर्षोल्लास के साथ मना लिया होगा। अब बारी आती है आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने की। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं कक्षा 10 के, आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिए। तो कैसा आएगा सामाजिक विज्ञान का पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का। प्रत्येक विषय के पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनके अनुसार ही आपको बोर्ड परीक्षा में कार्य करना होगा। तो पहला है निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। आप पेपर को अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद जो प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं, सबसे पहले आपको उनका ही उत्तर देना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे अगला निर्देश है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। और यहाँ पर तीसरा निर्देश है, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में जो भी सही विकल्प है उसका चयन करके आपको OMR पत्रक में उत्तर भरना होगा, यानी 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से भर देते हैं कहां पर? OMR सीट में, तो आपके ये पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे। इसमें राइटिंग वगैरह के नंबर नहीं कटते हैं। जबकि खंड बा के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 50 नंबर के होंगे। और इसमें यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, और यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो हो सकता है आपके नंबर कट जाएं। हो सकता ही नहीं बल्कि बिल्कुल 100% आपके नंबर कट जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, क्योंकि यदि आपकी लिखावट अच्छी है तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग ये जो 20 प्रश्न आते हैं प्रत्येक विषय में, कोई भी विषय हो, चाहे हिंदी हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, गृह विज्ञान हो, चित्रकला हो या अंग्रेजी हो, सभी विषयों में आप इन बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर जरूर ध्यान देना, क्योंकि इनसे आपका कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है, प्रत्येक खंड के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो चलिए खंड आ के अंतर्गत जो कि है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न, इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताते रहिएगा। पहला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 1788 ईस्वी में, दूसरा है 1789 ईस्वी में, तीसरा यहाँ पर विकल्प है 1790 ईस्वी में, और चौथा विकल्प है 1787 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका उत्तर क्या होगा? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और ये प्रश्न प्रत्येक वर्ष यानी हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और यह 2024 के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान देंगे, इस मॉडल पेपर में जितने भी मैंने महत्वपूर्ण MCQ यानी बहुविकल्पी
प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यहां पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है 1882 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1886 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1884 ईस्वी में और चौथा है 1885 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? दिए गए विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है 1924 ईस्वी में, दूसरा 1934 ईस्वी में, तीसरा 1919 ईस्वी में और चौथा 1929 ईस्वी में। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, मैं बार बार आपको बताता हूं। यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहां पर, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त किए वह कहलाते थे? क्या कहलाते थे? यहां पर विकल्प है, पहला आमिल, दूसरा एजेंट, तीसरा राजस्व अधिकारी, चौथा है गुमास्ता। तो जो कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त किए थे उन्हें क्या कहते थे? गुमास्ता कहा जाता था। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो विकल्प है, पहला यहां पर काली मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा जलोढ़ मिट्टी और चौथा विकल्प है लैटेराइट मिट्टी। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है इस प्रश्न को याद करने की, और वो ट्रिक क्या है? का से कपास और का से काली। का से कपास हो जाएगा और का से क्या होगा? काली मिट्टी। तो ये ट्रिक है, का से कपास, का से काली, यानी कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम या सबसे उपयुक्त मृदा या मिट्टी कौन सी है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों काली मिट्टी। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो यहां पर आंदोलन लिखा है, जबकि यहां पर होना क्या चाहिए? भूदान आंदोलन। क्या होना चाहिए था? भूदान आंदोलन होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया है। आंदोलन यानी भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा विकल्प है इंदिरा गांधी और चौथा विकल्प है विनोबा भावे। तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? विनोबा भावे जी के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? विकल्प हैं, पहला 96%, दूसरा 97.5%, तीसरा 95% और चौथा 98%। तो जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है, यानी समुद्र में कितना प्रतिशत जल है? 97.5% जल समुद्र का जल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार, अब सीढ़ीदार यदि ना लिखा हो प्रश्न में क्या लिखा हो? सोपानी। तो चाहे प्रश्न में लिखा हो सीढ़ीदार या लिखा हो सोपानी, दोनों एक ही चीज हैं। सीढ़ीदार खेती की जाती है कहां पर? पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में या फिर मेरे प्यारे बच्चों उत्तराखंड में। तो जहां पर पहाड़ यानी पर्वत होंगे वहीं होगी सीढ़ीदार या सोपानी कृषि या खेती। उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। अगला प्रश्न संख्या 9 है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए?
पहला विकल्प दिया गया है फिल्मी सिटी के लिए, दूसरा विकल्प है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, तीसरा विकल्प है तेल शोधक कारखानों के लिए और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, तेल शोधक कारखानों के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं या बाहरी व्यापार कहा जाता है या फिर आंतरिक व्यापार कहते हैं या फिर स्थानीय व्यापार कहते हैं। तो जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, देश एक ही है और एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है, ऐसे व्यापार को कहते हैं आंतरिक व्यापार। जब एक देश दूसरे देश से, यानी एक देश है, मान लीजिए भारत है और दूसरा देश क्या है? दूसरा देश है श्रीलंका है। यदि इन देशों के बीच क्या होता है? व्यापार होता है, किसी भी वस्तु का लेन देन होता है, तो इस व्यापार को कहते हैं क्या? विदेशी व्यापार कहते हैं। लेकिन जब एक देश एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करता है तो ऐसे व्यापार को आंतरिक व्यापार कहा जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सामाजिक विज्ञान में भी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनको आपको रटना नहीं है बल्कि समझना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म एवं जाति के आधार पर हुआ था? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प है भारत, दूसरा विकल्प है यूगोस्लाविया, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बेल्जियम और चौथा विकल्प है नीदरलैंड। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है। फिर मैं आपको अगले वीडियो में जब सामाजिक विज्ञान का अगला मॉडल पेपर लेकर के आऊंगा, इसका मैं आपको आंसर भी बता दूंगा। फिलहाल पहले आप कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? मेरे प्यारे बच्चों, पहला है विकल्प 24, दूसरा है 26, तीसरा है 22 और चौथा है विकल्प 20। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का समावेश किया गया है। प्रश्न संख्या 13 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? पहला है विकल्प सभी धर्म को समान समझना, दूसरा विकल्प है एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास करता है, तीसरा विकल्प है धर्म का कोई स्थान नहीं होता, या चौथा है विकल्प केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता है, यानी जिस धर्म के लोग ज्यादा होंगे उसी धर्म की मान्यता होती है। क्या ऐसा है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है, यानी सभी धर्मों को महत्व दिया जाता है, उनकी जो है भूमिका को महत्व दिया जाता है, उनके मानने वालों को महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है मालदीव, दूसरा विकल्प है बांग्लादेश, तीसरा विकल्प है नेपाल और चौथा विकल्प है पाकिस्तान। तो निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। राइट आंसर क्या है? बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो कि मानव विकास के लिहाज से भारत से भी बेहतर है दिए गए विकल्पों के अनुसार। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 15, द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर विकल्प है पहला खनन क्षेत्रक, दूसरा प्राथमिक क्षेत्रक, तीसरा विकल्प है यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रक और चौथा विकल्प है कृषि क्षेत्रक।
तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न था यहाँ पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रश्न था कि द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कृषि क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है 1 जनवरी 1993 ईस्वी को। दूसरा विकल्प है 1 जनवरी 1985 ईस्वी को। तीसरा विकल्प है 1 जनवरी 1990 को। और चौथा विकल्प है 1 जनवरी 1995 को। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, यदि प्रश्न में आए WTO यानी WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। अगला प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है 2010 ईस्वी में। दूसरा है 1999 ईस्वी में। तीसरा विकल्प है 2001 ईस्वी में। और चौथा है 2005 ईस्वी में। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सन 2005 ईस्वी में लागू किया गया। प्रश्न संख्या 18 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो विकल्प पहला है मेरे प्यारे बच्चों बाल गंगाधर तिलक। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू। तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी। और चौथा विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बाल गंगाधर तिलक जी का। उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। यह प्रश्न इतनी बार आया है बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो प्रश्न है 2024 के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, करतन दहन कृषि जिसे झूम कृषि यानी झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो करतन दहन कृषि या झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? विकल्प इस प्रकार से, पहला है राजस्थान, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा मिजोरम। तो करतन दहन कृषि या झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मिजोरम राज्य में। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट अर्थात योजना चलाई गई? विकल्प पहला 2005 में, दूसरा सन 2000 में, तीसरा 2008 में और चौथा 2010 में। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई? इसका उत्तर हो जाएगा सन 2005 ईस्वी में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, खंड बा के अंतर्गत जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे ये होंगे 50 नंबर के। और इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर में मैंने सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए लघुत्तरी प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, महामंदी के 4 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा प्रत्येक, और आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, क्योंकि अथवा में भी प्रश्न दिया गया है। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? यह भी महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं? और अथवा में प्रश्न है, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीयकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? और यहां पर प्रश्न और यहां पर प्रश्न संख्या 3 है,
पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सड़क परिवहन के महत्व का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाजार में उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार होता है, समझाइए। अथवा में प्रश्न है यहां पर, वैश्वीकरण और उत्पादकताओं के बीच प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को होने वाले लाभों का उल्लेख कीजिए। और इसके बाद आप देखोगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 6 नंबर का। यहाँ पर प्रश्न जो दिया गया है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है, फ्रांस की क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। अथवा में प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीयता के विकास के कारणों पर प्रकाश डालिए। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों दिया गया है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। और अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करता है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 7 भी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है, वनों के ह्रास के कारणों का वर्णन करते हुए इसके संरक्षण के उपाय सुझाइए। और प्रश्न संख्या यहां पर 7 का अथवा है, गन्ना उगाने की आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए और उसके उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक युग में बैंक क्या कार्य संपन्न करता है। अथवा में प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। फिर इसके बाद मानचित्र से संबंधित प्रश्न आप देखेंगे बोर्ड परीक्षा में। इस तरह से प्रश्न आएगा, नौका के अंतर्गत दिया गया है निर्देश, पहले आप पढ़ लेंगे। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह दिया होगा। मान लीजिए इस चिन्ह से दर्शाना है तो इस तरह का चिन्ह होगा, जिस चिन्ह से दर्शाना है यहाँ पर चिन्ह बना होगा, आप ध्यान देंगे। चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन के लिए 1/2 प्लस 1/2 अंक निर्धारित हैं, यानी एक प्रश्न जो है यहाँ पर 1 नंबर का है। जैसे वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर का यह प्रश्न है। वह स्थान जहां 1920 ईस्वी में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, और यह भी प्रश्न 1 नंबर का है। वह स्थान जहां 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये स्थान आपको भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाना होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वह स्थान जहां गांधी जी ने सूती मिल मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह किया। और 5वां प्रश्न है, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। इसके बाद 9 खा या यहाँ पर 29 खा लिखा होगा, आप लोग इस चीज पर बिल्कुल ध्यान देंगे। निर्देश लिखा है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो पहला है प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। अब यहाँ पर चिन्ह बना होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, जो भी चिन्ह होगा आपको उसी चिन्ह के द्वारा नाम भी लिखना है, उस चिन्ह का भी अंकन करना है, यानी उस चिन्ह को बनाना भी है। अगला है प्रश्न, यहाँ पर हीराकुंड बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित, यहाँ पर चिन्ह दिया गया होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रमुख रबड़ उत्पादक क्षेत्र, यहाँ पर चिन्ह बना होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, प्रश्न आप तैयार कर लेना, और रेखा मानचित्र को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, डल झील चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको सामाजिक विज्ञान विषय के मॉडल पेपर को प्रोवाइड करा दिया है। 2024 में कैसा पेपर आएगा सामाजिक विज्ञान का और कितना महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, सब कुछ बता दिया है। आप लोग दीपावली के पावन पर्व को मना चुके होंगे काफी हर्षोल्लास के साथ। अब बारी आती है 2024 बोर्ड परीक्षा में धुआं धुआं मचाने की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जाग जाइए। यदि आपने अभी तक आलस को त्यागा नहीं है तो आलस को त्याग दें और धुआंधार तैयारी करें 2024 बोर्ड परीक्षा की। जय हिंद।